मैं अक्षर नारायण बारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि प्रश्न पत्र सेकंड भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी का एक टॉपिक ऐतिहासिक अंतः स्थापित विविधताएं जाति की हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने इसके पहले जो ऐतिहासिक अंतः स्थापित विविधताएं हैं उसके अंतर्गत भाषा की बात की थी, और उसके पहले वाले टॉपिक में हमने जो भारतीय समाज में विविधता में एकता है उसकी बात की थी। तो विभिन्न प्रकार से जो विविधताएं हैं उनको हम अब डिस्क्राइब करके या ये कहें कि गहराई से उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो उसका एक टॉपिक है जाति, कास्ट, जिसको हमने बीए फर्स्ट ईयर में ही जो पहला फर्स्ट पेपर है उसमें भी हमने पढ़ा है। तो हम लोग ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि जाति क्या है, जाति का अर्थ और परिभाषा क्या है, साथ ही जाति की समाज में उपयोगिता क्या है या जाति के प्रकार ये क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है जाति का शाब्दिक अर्थ, कि जो जाति शब्द है, जो कास्ट शब्द है, वो सबसे पहले कहाँ से आया। तो जो जाति शब्द की उत्पत्ति है वो सर्वप्रथम ग्रेसिया दी ऑर्टा ने 1665 में सबसे पहले इस पे प्रकाश डाला, और सबसे पहले ग्रेसिया डी ऑर्टा को ही इसका श्रेय जाता है। और इसके पश्चात अब्बे डुबोय जो फ्रांसीसी विद्वान थे, उन्होंने इस अवधारणा का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया था। ये भी कहा जाता है इसमें कि अब्बे डुबोय ने सबसे पहले जाति शब्द का प्रयोग किया, परंतु कुछ अंशों में ये कहें कि कहीं कहीं ग्रेसिया डी ऑर्टा ने इस पर कहीं कहीं प्रकाश डाला है। जो जाति शब्द है वो अंग्रेजी के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसे पुर्तगाली भाषा के कास्टा से व्युत्पन्न माना जाता है। अर्थात जो पुर्तगाली भाषा का कास्टा शब्द है उसका इंग्लिश रूपांतरण या अंग्रेजी रूपांतरण कास्ट है, और कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण जाति माना जाता है, जहाँ इसे विभेद या मत के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जहाँ इसका अर्थ होता है विभेद या किसी चीज में अंतर करना, उसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और जो संस्कृत की जन धातु है उससे जाति शब्द की व्युत्पत्ति या व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है जन्म या उत्पत्ति। तो ये तो जाति शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ कि वास्तव में जो जाति शब्द है वो क्या है। तो जाति शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा का इंग्लिश में कास्ट, और कास्ट से जाति के रूप में हम लोग उसको समझते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जाति जो है, जब हमने जाति पढ़ी थी तब हमने देखा था कि जो जाति है वो और वर्ग है, जब उसमें अंतर पड़ा था, तो जो जाति है वो जन्म पर आधारित होती है। सभी विद्वानों ने जाति का जब अर्थ और विशेषताएं बताई, तब इसकी जो विशिष्ट विशेषता है वो ये है कि यह है जन्म पर आधारित होती है, या जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। अब आप लोग देखो, जब व्यवहारिक रूप में हम देखते हैं, हमारे आसपास हम देखते हैं, तो व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसके जन्म से ही हो जाता है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके जन्म लेते ही उसकी जाति का निर्धारण हो जाता है, अर्थात वह जिस जाति में जन्म लेता है वह जीवन पर्यंत उसी जाति में रहता है। इसीलिए कूले कहते हैं कि जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो उसे जाति कहा जाता है। अर्थात जब एक वर्ग वंश परंपरा पर आधारित होता है, अर्थात जन्म पर आधारित होता है, तो उसे जाति कहा जाता है। इसीलिए मजूमदार मदान ने भी कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है, अर्थात जाति की जो सदस्यता है वो व्यक्ति स्वेच्छा से ग्रहण नहीं करता है। जाति हमेशा जन्म पर आधारित होती है, अर्थात जन्म से ही इसकी सदस्यता निश्चित हो जाती है, और जाति के बाहर का कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता है। तो दूसरा है जाति जन्म पर आधारित होती है। तीसरा है जाति जन्म एवं अंतर्विवाह पर आधारित होती है। अब बात करें तो यदि हम केतकर की बात करें तो केतकर ने कहा है कि जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं होती है। पहली, सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित है जो सदस्यों से जन्म लेते हैं,
और इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते हैं, जो कि हमने पिछले वाले पॉइंट में भी पढ़ा कि जाति की जो विशेषता है, विशिष्ट विशेषता है, वो ये है कि जाति जन्म पर आधारित होती है। दूसरा है सदस्य कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। हम देखेंगे कि जब भी परंपरागत समाजों में, आधुनिक समाजों की हम बात नहीं करते हैं, परंपरागत समाजों में हम देखेंगे या ग्रामीण समाजों में या लघु समाजों में हम देखेंगे कि जो जाति है उसके अंदर ही विवाह की मान्यता प्राप्त होती है। जैसे जाति अंतर्विवाह और गोत्र बहिर्विवाह का नियम जब हमने पढ़ा था तो इसकी विस्तृत हमने बात की थी कि जाति में किस प्रकार से जाति अंतर्विवाह का नियम पाया जाता है। तो केतकर ने भी 2 विशेषताएं, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जाति के प्रकार्य या जाति के लाभ या ये कहें कि जाति की उपयोगिता क्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम व्यक्ति के लिए, अर्थात जाति व्यक्ति के लिए कैसे प्रकार्य या जाति व्यक्ति के लिए कैसे प्रकार्य का कार्य करती है। प्रकार्य अर्थात जो उपयोगिता है उसकी, वो व्यक्ति के लिए जाति की क्या उपयोगिता होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला है मानसिक सुरक्षा। अब हम देखेंगे कि जब भी व्यक्ति किसी भी जाति में जन्म लेता है तो उसकी सदस्यता, उसकी शिक्षा, उसका व्यवसाय, खान पान, वेशभूषा, विवाह कहाँ उसे करना है, उसकी जीवनचर्या, दिनचर्या, अर्थात उसकी जीवन से संबंधित सभी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आदि जो विशेष योग्यताएं हैं वो जाति के आधार पर निर्धारित कर दी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जाति के कारण जो सदस्य है, कोई भी सदस्य जाति का, उसे मानसिक सुरक्षा प्राप्त होती है। वो मानसिक रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए आश्वस्त रहता है, इस विषय में आश्वस्त रहता है कि उसे क्या क्या कार्य करने हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की जो जाति के द्वारा निर्धारित व्यवसाय है या कार्य हैं वो पहले से निर्धारित कर दिए जाते हैं, इसलिए वह आश्वस्त रहता है कि उसे जीवन में क्या क्या कार्य करने हैं। इसलिए जो जाति है वो व्यक्ति को मानसिक रूप से स्थिरता प्रदान करती है। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा। जो जाति है उसका एक कार्य यह है कि जाति अपने सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे एग्जाम्पल हम लें कि यदि कोई किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति आ जाए जाति के किसी भी सदस्य पर, तो जाति सदैव तत्पर रहती है उस कार्य को करने के लिए। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, बहुत सिंपल और व्यवहारिक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी जुड़ता है। हम देखेंगे कि वर्तमान में जो गुर्जर आंदोलन की बात हो रही है, तो जब गुर्जर आंदोलन की बात होती है आरक्षण के लिए, तो संपूर्ण गुर्जर जाति इस हेतु प्रयत्न करती है, इस हेतु आंदोलन करती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी जाति के द्वारा किया जाता है। तीसरा है आर्थिक सुरक्षा। अब जाति की एक विशेषता होती है कि जाति के द्वारा, क्योंकि जाति व्यक्ति के जन्म से ही निर्धारित हो जाती है, व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है, एक शिशु होता है, उसकी जाति का निर्धारण हो जाता है, क्योंकि वह जिस जाति में जन्म लेता है उसकी वही जाति जीवन पर्यंत रहती है। और जो व्यवसाय का निर्धारण है वो भी जाति के द्वारा कर दिया जाता है और ये व्यवसाय का निर्धारण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, व्यक्ति को व्यवसाय में निपुणता आ जाती है, उससे उस व्यवसाय को करने में योग्यता हासिल हो जाती है। जैसे कोई स्वर्णकार है, कोई कुंभकार है, कोई चर्मकार है ना, तो वो सभी आर्थिक दृष्टि से अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका व्यवसाय क्या है। सभी जातियों के व्यवसाय निश्चित किए गए हैं। और जब परंपरागत जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो व्यक्ति अपने जो जातिगत व्यवसाय है उनको छोड़कर अन्य व्यवसायों को अपनाने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है और
व्यक्ति को अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने पालन पोषण के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अन्य कार्यों को खोजना नहीं पड़ता है। जाति के द्वारा उसे व्यवसाय प्रदत्त किए जाते हैं, दिए जाते हैं। इसलिए व्यक्ति का जो व्यवसाय है वो जन्म के आधार पर ही, जाति के आधार पर निश्चित कर दिया जाता है, तो उसे आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। अगला है व्यवहारों पर नियंत्रण। अब यदि बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग पहले, कि जैसे जाति पंचायत होती है, तो जाति पंचायत का आशय है कि जाति के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो जाति के अंदर हुए किसी भी विवाद का निपटारा या किसी भी असंतुलन को दूर करने के लिए, या ये कहें कि किसी भी ऐसे कार्य के लिए जो कि समाज विरोधी या जाति विरोधी है, तो उसके लिए वो व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं, व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण रखती है। तो जो जाति व्यवस्था के सभी लक्षण हैं या प्रतिबंध हैं, ये व्यक्ति से संबंधित नियंत्रण एवं निर्देशन का कार्य भी जाति के द्वारा किया जाता है। जाति का कोई भी सदस्य जब नियम विरोधी काम करता है, नियम विरोधी व्यवहार करता है, तो जो जाति है, संबंधी जाति है, उसे क्या करती है, उसे दंड देती है, उसे दंडित करती है। तो व्यक्ति के व्यवहार पर भी नियंत्रण रखती है। अगला है वैवाहिक सुरक्षा। ये बात हम लोगों ने पहले भी की कि जो जाति है उसके अंतर्गत जाति अंतर्विवाह का नियम पाया जाता है। इसलिए जो व्यक्ति का विवाह है वो भी जाति के अंदर ही होता है। और अनेक विद्वानों ने कहा है कि जाति जो है वो अंतर्विवाही समूह होता है, और व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसे उसी जाति समूह में विवाह करना होता है। तो व्यक्ति किन किन लोगों से विवाह कर सकता है और किन से विवाह करने का निषेध होता है, यह जाति द्वारा ही निश्चित किया जाता है। जो गोत्र बहिर्विवाह और जाति अंतर्विवाह का नियम है, उसके आधार पर व्यक्ति को वैवाहिक सुरक्षा भी जाति के द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रकार से जाति के जो प्रकार्य हैं, जाति के जो कार्य हैं, वो व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और व्यवहारों पर नियंत्रण, वैवाहिक सुरक्षा, ये सभी प्रकार के कार्य, सभी प्रकार के प्रकार्य जाति के द्वारा व्यक्ति के लिए किए जाते हैं। अगला है जाति के समुदाय के लिए प्रकार्य। अब जाति व्यक्ति के लिए तो कार्य करती ही है, साथ ही ये समुदाय के लिए भी कार्य करती है। कैसे करती है, आगे लिखित बिंदुओं में हम लोग समझेंगे। जैसे पहला है सदस्यता एवं संस्तरण का निर्धारण। अब जब जाति की हम बात करते हैं तो किसी भी जाति समुदाय के सदस्य वे ही हो सकते हैं जिनका जन्म उस जाति समुदाय में होता है। अर्थात जिस जाति का व्यक्ति सदस्य होता है उसका जन्म उसी जाति में होता है। जाति के बाहर के व्यक्तियों को उस संबंधित जाति का सदस्य नहीं बनाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो जाति व्यवस्था है वो समाज की विभिन्न जातियों की सदस्यता का निर्धारण करती है। साथ ही साथ प्रत्येक जाति की सामाजिक स्थिति को अन्य जातियों के संदर्भ में भी निश्चित करती है कि विभिन्न जातियां किन किन से उच्च अथवा निम्न है। अर्थात कौन सी जाति समाज में उच्च है या कौन सी जाति निम्न है, इसका निर्धारण भी जाति व्यवस्था के द्वारा ही किया जाता है। तो व्यक्ति की सदस्यता का और व्यक्ति के संस्तरण का, अर्थात व्यक्ति के सदस्य होने का और व्यक्ति के उच्च और निम्नता के क्रम में रखने का कार्य भी जाति के द्वारा ही किया जाता है। अगला है सामाजिक नियंत्रण एवं संस्कृतिकरण। सामाजिक नियंत्रण कैसे है? यदि हम देखें तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत जाति के द्वारा अपने सदस्यों के जो व्यवहार हैं, उनके खान पान है, उनका व्यवसाय है, उनका विवाह है, उनकी सदस्यता है, तो इन सब को नियंत्रित और संचालित करने का कार्य जाति के द्वारा किया जाता है। जब ये जाति सारे कार्य करती है तो इससे जाति के सदस्यों में संगठन बना रहता है। जाति के द्वारा एक संगठन में के द्वारा अपना नाम बदलकर तथा सदस्यों के भोजन एवं विवाह संबंधी जो व्यवहार हैं और उनके धार्मिक नियमों में परिवर्तन करके समाज में अपनी स्थिति ऊंची बना लेती है। जैसे हम बात करें
कि संस्कृतिकरण की बात करें कि सामाजिक नियंत्रण तो जाति के द्वारा रखा ही जाता है। साथ साथ जैसे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है जो एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण बताया है, तो व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा धीरे धीरे उच्च जाति में भी या उच्च श्रेणी की में भी आने का प्रयत्न करता है और वो आ जाता है। जैसे बहुत बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे जो आसाम है वहाँ के डोम या हरी ब्रिटल बन गए। जो वहाँ के डोम थे वो बन गए। बाद में ब्राह्मण, गहलोत, राजपूत, नाई ब्राह्मण बन गए। इस प्रकार से जाति व्यवस्था में भी संस्तरण या संस्कृतिकरण की व्यवस्था पाई जाती है। अगला है संस्कृति का हस्तांतरण। अब जाति एक ऐसा संघ है, एक ऐसी समिति कह सकते हैं जो अपने सदस्यों को पारस्परिक सहायता प्रदान करती है और उनके हितों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। यदि हम बात करें तो व्यक्ति पर नियंत्रण रखने के साथ साथ जाति के द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जिस भी जाति में जन्म लेता है उसकी अपनी एक विशेष संस्कृति होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती है, आदतें और रूढ़ियाँ होती है। तो जब व्यक्ति जन्म लेता है तो परंपराओं का हस्तांतरण जाति के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किया जाता है। अगला है धार्मिक कार्य। धार्मिक क्षेत्र में भी जाति व्यवस्था एक प्रकार से कार्य करती है और जाति अपने सामाजिक और धार्मिक व्यवहारों और क्रियाओं को भी नियंत्रित रखती है और जरूरत के अनुसार जैसी जैसी समाज में उस जाति व्यवस्था में आवश्यकता होती है उस अनुसार वो उसमें परिवर्तन करती रहती है। अब जब देखेंगे कि धार्मिक कार्यों की पूर्ति भी जाति व्यवस्था के द्वारा की जाती है, तो इस प्रकार से जो जाति है वो समुदाय विशेष के लिए भी कार्य करती है, समुदाय के लिए भी कार्य करती है। तो पहला व्यक्ति के लिए, दूसरा समुदाय के लिए जाति के कार्य होते हैं। अगला है समाज एवं राष्ट्र के लिए। जो जाति है व्यवस्था है वो सामाजिक तथा राजनीतिक स्तरक। पहला है सामाजिक तथा राजनीतिक स्तरक। जब हम इसको समझते हैं तो जाति व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समाज या राष्ट्र के लिए। वो भारतीय समाज और राष्ट्र को सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता प्रदान करती है। यदि हम देखेंगे तो अनेक विद्वानों ने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी माना है। क्यों माना है जाति व्यवस्था को? तो यदि हम हट्टन की बात करें तो हट्टन ने कहा है कि भारतीय समाज अनेक आक्रमणों, अकालों, क्रांतियों और सभी प्रकार की सामाजिक उथल पुथल, जिसमें विदेशी धर्मों के आक्रमणकारियों जो आवश्यक रूप से हिंदूवाद के प्रतिद्वंदी थे की जीत के उपरांत भी जीवित रहा है और यह सब कुछ निसंदेह जाति व्यवस्था के कारण संभव हुआ है जिस पर भारतीय समाज ने अपना निर्माण किया है। अब हम देखें कि जितने विदेशी आक्रमण हुए, जितने विदेशी आक्रांता भारत में आए, उन्होंने आक्रमण किए, अनेक अकाल पड़े, क्रांतियाँ हुई और अनेक सामाजिक उथल पुथल हुई, अनेक प्रकार से सामाजिक उथल पुथल हुई। उसके बावजूद भारतीय संस्कृति अपने आप को अक्षुण्य रखे हुए हैं। क्यों? इसका कारण है कि यहाँ की जाति व्यवस्था है, परंपरागत जाति व्यवस्था है, वो इतनी सुदृढ़ थी कि उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को या भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा। इन सभी आक्रमणों के बावजूद सामाजिक और राजनीतिक स्थिरीकरण में या स्थिरता बनाए रखने में जाति व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा है सामाजिक नियंत्रण। अब समुदाय के लिए जैसे सामाजिक नियंत्रण का कार्य होता है, व्यक्ति के लिए होता है, ठीक उसी प्रकार से जो जाति व्यवस्था है वो सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि जाति व्यवस्था का आधार क्या है? कर्म है और कर्म का सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं के द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होता है। इस जन्म में व्यक्ति का जन्म निम्न जाति में होने के कारण उसके द्वारा पिछले जन्म में किए गए बुरे कर्मों का फल बताया जाता है और व्यक्ति इस जन्म में अपनी जाति के अनुसार निष्ठा और मेहनत से कार्य करे तो अगले जन्म में उसका जन्म उच्च जाति में होगा, ऐसी मान्यता होती है। तो जाति के सदस्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों का संबंध अलौकिक शक्ति से मानते हैं और वो अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस प्रकार से जाति व्यवस्था सामाजिक नियंत्रण कर समाज में और राष्ट्र के लिए प्रकार्य सिद्ध या प्रकार्यात्मक सिद्ध
हुई है। तीसरा है सामाजिक स्तरीकरण। अब यदि हम बात करें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, तो समाज का जो व्यवस्थित और संगठित रहने के लिए स्तरीकरण की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। स्तरीकरण के द्वारा ही, स्ट्रेटिफिकेशन के द्वारा ही सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयों को उनकी परिस्थिति और भूमिका के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में उच्च और निम्न क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जो भूमिका होगी, जो परिस्थिति होगी, उसके अनुसार उच्चता और निम्नता का क्रम व्यवस्थित किया जाता है। और भारत देश में यह कार्य जाति व्यवस्था के द्वारा सदियों से किया जा रहा है। तो जो सदियों से सामाजिक स्थिरीकरण का कार्य जाति व्यवस्था करती आई है, इसमें अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, परंतु फिर भी ये समाज और राष्ट्र के लिए अत्यंत उपयोगी या लाभकारी है। अगला है सामाजिक एकीकरण। यदि हम बात करें वर्तमान की, तो जो हिंदू समाज में जो एकता और सुरक्षा है, उसका कारण जाति व्यवस्था ही रही है। अनेक यहाँ पे बाह्य आक्रमणकारी आए, मुस्लिम और ईसाई आक्रमणकारी भारत में आए, लेकिन जो हिंदू समाज की स्थिरता है वो उसी रूप में रही। और इसका जो कारण है, इसका कारण है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को, या ये कहें हिंदू धर्म को, एक संगठन में बांधे रखा। और बाह्य आक्रमणकारियों के आने के उपरांत भी यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था थी वो, या सामाजिक एकीकरण था, वो बना रह सका। अगला है जननिक कार्य। सॉरी। जाति व्यवस्था ने अपने विवाह संबंधी प्रतिबंधों के द्वारा समाज की जनसंख्या में स्त्री पुरुष का अनुपात संतुलित रखने में, रक्त की शुद्धता बनाए रखने में तथा प्रजनन की शुद्धता बनाए रखने में उल्लेखनीय कार्य किया है। यदि हम देखें तो हटन कहते हैं कि जाति व्यवस्था ने समाज में लिंग अनुपात हमेशा स्थिर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप ही भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से सर्वथा अधिक रही है। तो जो प्रजनन जननी कार्य है उसमें भी जाति व्यवस्था का योगदान है। अगला है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य वही समुदाय के लिए जैसे आर्थिक कार्य हैं कि व्यवसाय के रूप में या व्यवसाय का निर्धारण हो जाता है, जिससे व्यक्ति को सुरक्षा तो मिलती ही है, साथ ही यह समाज के लिए भी उपयोगी होता है, समाज में संतुलन भी बना रहता है। अगला है संस्कृति का हस्तांतरण। किसी भी समाज की जो संस्कृति है उसकी निरंतरता के लिए आवश्यक होता है कि उसकी विशेषताओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तथा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करते रहें या वो होती रहे। तो जो अनेक विद्वान ये मानते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है उसकी निरंतरता और सुरक्षा का कार्य जाति व्यवस्था ने इसको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करके पूर्ण किया है। जब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया तो ये कार्य पूर्ण हो सका। इस प्रकार से जाति के प्रकार्य समाज के लिए, राष्ट्र के, समाज और राष्ट्र के लिए, समुदाय के लिए और व्यक्ति के लिए, तीनों के लिए होते हैं। अब जब हम आगे पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे या इसी चैप्टर की अगली कड़ी में पढ़ेंगे, तो हम लोग जाति व्यवस्था के जो दुष्कार्य हैं, डाई फंक्शंस हैं कास्ट सिस्टम के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।